नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे कुछ बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे आज दिल्ली में केंद्र स्थित ऐतिहासिक विजय चौक पर आयोजित होने वाले इस साल के बीटिंग द रिट्रीट के बारे में। इस समारोह में एक नया ड्रोन प्रदर्शन इसके प्रमुख आकर्षणों में से एक होगा। साथ ही इसमें राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद की गरिमामय उपस्थिति भी रहेगी और इसी के साथ ही पहली बार प्रदर्शन को आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का हिस्सा बनाया गया है। इसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इस प्रदर्शन को देखने वाले गणमान्य व्यक्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। मेक इन इंडिया पहल के तहत इसकी अवधारणा बनाई गई है और इसे डिजाइन और निर्माण कोरियोग्राफ भी किया गया है। गौरतलब है कि बीटिंग द रिट्रीट एक सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है। ये उन दिनों से चली आ रही है जब सैनिक सूर्यास्त के समय युद्ध समाप्त कर अपनी अपनी छावनी में चले जाया करते थे। जैसे ही बिगुल बजाने वाले पीछे हटते थे कि धुन बजाते थे, इससे सुनते ही सैनिक लड़ाई बंद कर देते थे और अपने शस्त्र और अस्त्र को वापस रखकर युद्ध भूमि से पीछे हट जाया करते थे। इसी वजह से पीछे हटने की आवाज के दौरान खड़े रहने की परंपरा आज भी बरकरार रखी गई है। रंगों और मानकों पर अवारण चढ़ रहा जाता है और इसी के साथ ही स्थान छोड़ने पर ध्वज को नीचे उतार दिया जाता है। ड्रम की धुनें उन दिनों की याद दिलाती हैं जब कस्बों और शहरों में संध्या को नियत समय पर सैनिक को उनकी छावनी में वापस बुला लिया जाता था। इन सैन्य परंपराओं के आधार पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह अतीत की पुरानी यादों को ताजा करने का काम करता है। तो वही बात करें कोरोना वायरस की, तो देश में कोरोना वायरस इस वक्त महामारी काफी ज्यादा तेजी के साथ फैल रही है। इस मामले की बात की जाए तो कल की तुलना में कोरोना महामारी के मामले कल की तुलना में आज फिर से एक बार कम हुए हैं, लेकिन देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,35,532 नए केस सामने आए और 871 लोगों की मौत हो गई है। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब घटकर 13.39% हो गया है। बड़ी बात यह रही कि देश में आज कल से 15,677 मामले कम नजर आए हैं। आपको बता दें, कोरोना के ताजा मामले आपको बताते चलें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 20,50,333 हो गई है। तो वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर के 4,93,198 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 3,35,939 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,83,60,710 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 165 करोड़ से ज्यादा खुराक भी दी जा चुकी है। तो वहीं कल 56,72,766 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 165,04,87,260 डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र राज्य में पिछले 25 दिनों में अपनी अनुमति किशोर आबादी की आधी आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की सिंगल डोज दी जा चुकी है। 15 से 17 वर्ष के बीच की आबादी की जो जनता है उन्हें वैक्सीनेट करने का अभियान 3 जनवरी 2022 से शुरू किया गया था। इस आयु वर्ग के बच्चों को अभी तक कुल 30.9 लाख खुराक दी जा चुकी है। हालांकि राज्य का कवरेज अभी भी राष्ट्रीय औसत के 59% कम है। ऐसे में 15 से 17 आयु वर्ग के महाराष्ट्र में अनुमानित 60.63 लाख बच्चे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि करीब 51% बच्चों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सचिन देसाई ने कहा कि हमारा लक्ष्य इस समूह के सभी लोगों को फरवरी तक कवर करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेजों और स्कूलों के फिर से एक बार शुरू होने से इस अभियान में तेजी आने की उम्मीद है। हाल ही में इस समूह के लिए औसत दैनिक टीकाकरण संख्या शुरुआती दिनों में लगभग 1 लाख से गिरकर 45,000-50,000 हो गई है। महाराष्ट्र में 15 से लेकर 17 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन देने वाले जिलों में पुणे में 2,85,767 और ठाणे में 2,53,977 से सबसे अधिक खुराक दी जा चुकी है। इसी के बाद मुंबई में 2,41,392 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। तो वहीं भंडारा और कोल्हापुर जैसे जिलों में करीब 76% और 68% किशोरों को टीके की पहली खुराक दी गई।
और समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने उम्मीद जताई है कि दिल्ली से मुजफ्फरनगर जाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ने में हुई देरी के मामले को चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। अखिलेश ने दावा किया है कि मैं हेलीकॉप्टर में 2 घंटे से अधिक समय तक के लिए था और मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा। सपा नेता ने कहा है कि अगर हेलीकॉप्टर इतने लंबे समय तक रुकेगा तो कोई रैली में कैसे जाएगा। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चुनाव के पहले कुछ भी करने को तैयार है। पूर्व सीएम ने यह भी आरोप लगा दिया कि मौके पर मौजूद लोगों ने मुझसे कहा कि बीजेपी नेताओं ने मुझसे पहले उड़ान भरी थी। मुझसे ये भी कहा गया कि एयर ट्रैफिक है, लेकिन बीजेपी नेताओं को इंतजार नहीं करना पड़ा, जबकि मुझे 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा है। अखिलेश यादव ने आगे दावा करते हुए यह भी कह दिया कि बीजेपी चाहे कुछ भी करे, यूपी के लोग उन्हें सत्ता से हटा देंगे। बता दें कि शुक्रवार की दोपहर को यूपी के पूर्व सीएम मुजफ्फरनगर जाने वाले थे। यहां वो राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के साथ उनकी एक प्रेस वार्ता थी। मुजफ्फरनगर जाने के लिए अखिलेश दिल्ली पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर से उन्हें आगे का सफर तय करना था। लेकिन दोपहर को 2:34 पर अखिलेश ने ट्वीट किया कि मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोक कर रखा गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी यहां से उड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि भाजपा की ये हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। और देश में कोरोना वायरस की रफ्तार कम नहीं हो रही। कोरोना के केस 3 लाख पार कर गए हैं और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 14 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर राज्य में 23,139 हो गई है, जबकि 7,907 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमण के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 65,263 है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए एक बयान में यह कहा गया कि लखनऊ में सबसे अधिक 1,304 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर से 376 और गाजियाबाद से 316 मामले सामने आए। कानपुर नगर से 229, मेरठ से 183 और वाराणसी से 197 मामले भी दर्ज किए गए। इसके साथ ही कई अन्य जिले हैं जहां से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। बयान के मुताबिक 14 मौतों में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और हरदोई जिलों में 2-2 लोगों की मौत हुई है। कोविड प्रबंधन हेतु गठित टीम 9 की बैठक में बताया गया है कि प्रदेश में तीसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना है। प्रदेश में नए केस मिलने की संख्या प्रतिदिन कम हो रही है और स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 65,263 है। इनमें से ज्यादातर लोग मामूली लक्षणों के साथ घर पर ही ठीक हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि एक्टिव केस और पॉजिटिविटी दर में लगातार गिरावट आ रही है। और आपको बता दें कि 15 से 17 आयु वर्ग के 1,40,40,000 किशोरों में से अब तक करीब 87,33,000 से अधिक को टीका लग चुका है। इनमें से 63% किशोरों ने टीका कवर प्राप्त कर लिया है और इसी प्रकार से अब 31 जनवरी तक के लक्ष्य के अनुसार पात्र 80% लोगों को प्रिकॉशन डोज भी मिल चुका है। तो वहीं बात करें कासगंज की, तो जनपद कासगंज की पटियाली विधानसभा सीट पर कड़ी मशक्कत के बाद सपा ने टिकट का ऐलान कर दिया है और अब आजम खान के परिवार की बहू और एटा से कांग्रेस की पूर्व सांसद मुशीर अहमद खान की बेटी सहावर जनपद कासगंज निवासी नादिरा सुल्तान उर्फ बटिया को सपा द्वारा टिकट दिया गया है। मुशीर अहमद खान 1968 और 1974 में कांग्रेस के एटा से सांसद रहे हैं और मॉडर्न बेकरीज के चेयरमैन भी हैं। ऐसे में नादिरा सुल्तान आजम खान के रिश्ते के भांजे और अब्दुल हाफिज की पत्नी है और रामपुर में इनकी शादी हुई है। तो वहीं नादिरा सुल्तान कासगंज की पटियाला सीट से पूर्व में भी कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुकी हैं। आपको बताते चलें कि अंत समय तक पटियाली विधानसभा से किरण यादव का टिकट फाइनल माना जा रहा था, लेकिन अंतिम समय में आजम खान की सिफारिश भरी पड़ी और ऐसे में उनकी सिफारिश भारी पड़ गई, जिसके बाद किरण यादव वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अंशुमन यादव की पत्नी और एटा के पूर्व सांसद देवेंद्र सिंह यादव की बेटी वो हैं और उनको टिकट दिया गया। साल 2017 में वो पटियाली विधानसभा से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ी थी और अब बीजेपी में ममतेश शाक्या से मात्र 3,700 वोटों से चुनाव हार गई थी। बताया गया है कि इस सीट पर आजम खान के टिकट के लिए नादिरा की जोरदार पैरवी की गई थी। और राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने जनता के नाम से एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी बात कही और जनता से स्नेह और समर्थन देने की मांग की है।
उन्होंने लिखा है कि वो सदैव जनता के हितों के संरक्षण के लिए समर्पित रहेंगे। जयंत ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा कि कोरोना के इस कठिन समय में अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए आप सभी सकुशल होंगे, ये आशा करता हूं। बताते चलें कि आगे उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि आप सभी को ठीक होना होगा और आपको और अपने अपनों का ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के पूर्व का प्रारंभ हो चुका है। आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी सरकार चुनेंगे। लोक के मान का सम्मान आप सभी के मत पर निर्भर रहेगा। अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जिक्र करते हुए जयंत ने आगे लिखा कि उत्तर प्रदेश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मेरे पूजनीय दादाजी श्रीदय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि है। उन्होंने देश के किसानों को उनके अधिकार दिलाए और वंचित ग्रामीण समाज का सहारा बने। उनके उपरांत आप सभी के सहयोग और साथ से मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों मजदूरों के आर्थिक उत्थान का रास्ता खोला। उनके सच्चे और सरल स्वभाव को आप सभी ने आरएलजी नेता ने लिखा है और जनसेवा के बाद में भी उन्होंने लिखा है कि जनसेवा की भावना और सर्व समाज का विश्वास ही मेरे विरासत और जीवन की पूंजी है। हम मिलकर राष्ट्रीय लोकदल के विचारों को जन जन तक ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल हर वर्ग, हर समुदाय, हर लोग, हर जन की आवाज बनकर आगे बढ़ रहा है और इस पत्र के माध्यम से कुछ बातों पर भी अपना ध्यान लाना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीते 5 साल में सत्ता में बैठे लोगों की दुर्भावनाओं और कुशासन के कारण जन विरोध रहे हैं और किसान के बढ़ते बोझ के विरुद्ध जब जब स्वर उठे उन्हें कुचलने का प्रयास किया गया। सत्ताधीशों ने सामाजिक द्वेष, जातिगत और धार्मिक उम्मीद फैलाकर जनता को बांटने का काम किया है। जहां मौजूदा सरकार में साल दर साल दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़े तो वहीं महिलाओं की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में रही। हर और जहां देखा जा सके वहां पर वैमनस्य और अराजकता का माहौल बनाया गया। लेकिन हमने आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द से कटित मानसिकता से अपने विचारों को उन विचारों के बीच ही हाथी होने से रोक दिया। मुझे आप सभी का सहयोग की जरूरत है और आप सभी के सहयोग से ही संभव जान पड़ा। ये सहयोग मेरे लिए गौरवान्वित करने वाला है। आज मेरी जिम्मेदारियों के निर्वाह में आप सभी की भागीदारी भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा है, एक तरीके से ये प्रचार करते हुए लोगों से मतदान करने की अपील की है, लोगों को मतदान के मायने समझाने की जयंत चौधरी ने यहाँ पर अपील की है। बहरहाल इसके आगे बढ़ेंगे और बुलेटिन में रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। 5 विधानसभा चुनावों की तारीख अब नजदीक आने लगी है और नजदीक आते ही बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की जंग छेड़ दी है। इसी क्रम में बीजेपी का प्रचार करने अमित शाह रुद्रप्रयाग पहुंचे। यहां उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया और वहीं वो कल यानी कि 30 जनवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पहुंचेंगे। प्रचार के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में पूर्व सैनिकों से बातचीत की। इस दौरान बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि बीजेपी देश के वीर सैनिकों के कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। अमित शाह आज सुबह करीब 11 बजे रुद्रप्रयाग में बाबा रुद्रनाथ मंदिर में पहुंचे थे और यहां पर दर्शन के बाद उन्होंने सुबह 11:40 पर मेन बाजार रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर प्रचार करना शुरू किया। आपको बता दें शुक्रवार को अमित शाह यहां पर पहुंचे थे और रुद्रप्रयाग में उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद प्रचार का शुभारंभ किया और इस दौरान रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेनिंग के द्वारा इस दौरान गृह मंत्री ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की है। उन्होंने लोगों को इस दौरान पर्चे भी बांटे और आपको बता दें कि इस बार चुनाव में बीजेपी ने रुद्रप्रयाग में मौजूदा विधायक भरत सिंह चौधरी को ही टिकट दिया है। और विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी के सामने सीएम बनने का अपना अपना दावा पेश कर दिया है। कांग्रेस के सामने समस्या यह है कि अगर सिद्धू को चेहरा बनाया तो चन्नी नाराज होंगे और अगर चन्नी को चेहरा बनाया तो सिद्धू नाराज हो जाएंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का हाथ आखिर किसके साथ?
जालंधर की रैली के दौरान मंच से ही नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री के चेहरे की मांग राहुल गांधी से कर दी है। अब मुश्किलें राहुल के सामने हैं। चुनाव के दौरान जहां नवजोत सिंह सिद्धू अपनी आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, लेकिन अपने आप को पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अब वो पेश कर रहे हैं। जालंधर की रैली में सिद्धू ने कहा कि आपका फैसला सभी मानेंगे, जनता को संशय में ना रखें, आप भले थोड़ा समय और लें, लेकिन सीएम का चेहरा दे। हाईकमान को हर फैसला हाईकमान का मुझे मंजूर होगा, लेकिन मुझे दर्शनी घोड़ा बनाकर मत छोड़ देना। राहुल गांधी के सामने सिद्धू ने अपना दांव तो चल दिया है, लेकिन सिद्धू की राह इसलिए आसान नहीं रहने वाली क्योंकि उनके और सीएम की कुर्सी के बीच सबसे बड़ी रुकावट मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी है। और देश की राजधानी समेत कई ऐसे शहर हैं जहां पर अब कोहरे की करम देखने को मिल रहे हैं। मौसम की ओर बात करेंगे, जहां पर आपको बताते चलें कि दिल्ली समेत कई राज्य कोहरे, बारिश और शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारतीय राज्यों में अगले 24 घंटे में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। आईएमडी ने कई क्षेत्रों में भारी बारिश का भी अनुमान जताया और इसी के साथ ही पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से 2 से 4 फरवरी तक बारिश समेत भारी बर्फबारी होने की आशंका जताई गई है। दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग का मानना है कि इस पूरे हफ्ते राजधानी में बारिश नहीं होगी, लेकिन हवा की वजह से ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। आईएमडी ने यह भी कहा है कि यहां पर पूरे हफ्ते मौसम साफ रहने के साथ साथ सुबह और शाम को अधिक ठंड होने की संभावना है। हालांकि दिल्ली में 3 फरवरी को हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई। आईएमडी ने कहा है कि बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना के साथ आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। फरवरी की शुरुआत में ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान करीब 20 और 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कोहरा और शीतलहर की चपेट में बना हुआ है। हालांकि आज राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 18 डिग्री है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले भी हैं जहां लोग धूप का आनंद उठाते दिख सकते हैं। ऐसे में प्रदेश में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा का प्रवाह है। इसके साथ ही उत्तर पछुआ हवा भी बह रही है और ऐसे में पटना मौसम विभाग ने भी प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पटना समेत बिहार के करीब 18 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति के आसार जताए गए। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक शीतलहर जैसी स्थिति बनी रहेगी और राज्य में 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने की संभावना है।